कांग्रेस की 5 राज्यों की हार के बाद कल मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो एनडीटीवी की वेबसाइट पे छपा है। उसमें मैंने एक लिखा था कि कांग्रेस के पास इन 5 राज्यों की हार के बाद ना भगवान कृष्ण हैं जो सही समय पे उपदेश दे सकें और ना अर्जुन हैं जो सही समय पे तीर चला सके। दरअसल जो लोग ये आर्टिकल नहीं पढ़ पाए उनके लिए इस वीडियो फॉर्मेट में मैं ये स्टोरी आपके सामने लेके आया हूँ। और इन सब के बीच में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बात को माना कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हार हुई है इन 5 राज्यों में और हमें हार की समीक्षा करनी होगी। इसके लिए जल्द ही एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। अब उस आर्टिकल में क्या खास था ये बताता हूँ आपको। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने हैं आपके। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपना गढ़ एक बार फिर बचाया और तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। केरला में वामपंथी एक बार फिर आए। दरअसल ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक केरल में कि सरकार सत्ता परिवर्तन ना हुआ हो। 1957 से लेकर आज तक हर बार सत्ता परिवर्तन होता था, लेकिन इस बार केरल एक बार फिर वामपंथी जीतने में कामयाब रहे। तमिलनाडु में डीएमके के सहारे कुछ सीटें जीतने में कामयाब रही कांग्रेस, लेकिन सबको पता है कि डीएमके का पूर्ण बहुमत है, तो ऐसे में उनको ही इस बात का क्रेडिट जाएगा। इसी तरीके से असम में एक बार फिर बीजेपी ने अपना भगवा झंडा लहराया और दूसरी बार वहाँ सत्ता हासिल कर ली। पुडुचेरी जैसा राज्य भी कांग्रेस से छीन लिया गया। तो आप कुल मिला के सोचिए कि कांग्रेस के हाथ में लगा क्या। इसीलिए मैंने ये बात कही कि ना कांग्रेस के पास भगवान कृष्ण है और ना अर्जुन, जो कि दोनों ही चीज़ें मिसिंग है। तो आप सोचिए कि ऐसे कैसे प्रधानमंत्री मोदी का जो एक मशीनरी सिस्टम है चुनाव लड़ने का, या अमित शाह का जो सिस्टम है, उससे कांग्रेस कैसे लड़ पाएगी। ये कई सारे सवाल इस आर्टिकल में मैंने पूछने की कोशिश की या लिखी या आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके अलावा एक जीत के मद्देनज़र राहुल गांधी ने जब ये रिजल्ट आ रहे थे तो राहुल गांधी ने 1 मई को एक इंटरव्यू दिया और 2 तारीख को नतीजे आने थे। उसमें उन्होंने कहा कि मैं लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता हूं और जो मुझे पार्टी कहेगी मैं वो जो भी काम मुझे देंगे निभाने के लिए तैयार हूं। दरअसल वो इसलिए कहा गया था कि राहुल गांधी के जितने नज़दीकी लोग हैं उन्हें रिपोर्ट दी गई थी कि केरल और असम में सरकार बन रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने ये बयान दिया ताकि 2 मई को जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद जून में जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है उसमें वो कांग्रेस पार्टी की कमान दोबारा संभाल सके। लेकिन जिन लोगों ने रिपोर्ट दी थी वो गलत साबित हुई और 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई। इसके अलावा दरअसल इनको ये उम्मीद थी कि अगर ये राज्य हम जीत जाएंगे तो निकट भविष्य में एक बार फिर से पार्टी कमान संभाल लेंगे। अब वर्तमान परिस्थितियों में राहुल गांधी और उनके सलाहकारों के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर दोबारा काबिज होना, उसके लिए इन्हें और ज़्यादा यत्न करने पड़ेंगे। और फिलहाल जो मैं बार बार बोल रहा था, अगर मैं इस जो परिस्थिति है कांग्रेस की, इसको मैं अगर महाभारत से जोड़ दूं तो बिल्कुल सटीक बैठता है कि इनके पास ना भगवान कृष्ण है ना अर्जुन है, यानी जो आपको सही समय पे सही उपदेश दे सके और आपको किसी भी चुनाव में एक विजय की तरफ ले जाया जा सके। अब बात केरल की, केरल में क्यों हारे। दरअसल जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1957 के बाद से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि केरल में सत्ता परिवर्तन ना हुआ हो। इसके 3 कारण हैं। केरल जीतकर राहुल गांधी पार्टी के अंदर उभर रहे उनके खिलाफ जो विरोध था उसको काफ़ी हद तक दबा सकते थे, क्योंकि केरल से राहुल गांधी सांसद भी हैं इस बार। इससे पहले वो अमेठी से बनते थे। तो एक वो महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन इसके अलावा एक और बात थी। जो कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो भी केरल से आते हैं और केरल के बाकी नेताओं में इस बात को लेकर एक डर हो गया कि कहीं राहुल गांधी अपने नज़दीकी आदमी केसी वेणुगोपाल को केरल का मुख्यमंत्री ना बना दें। तो सभी गुटों ने अपने अपने नज़दीकी विधायकों को जिता लिया, लेकिन किसी ने भी इस बात को क्लियर नहीं किया कि दिल्ली में बैठे जो कि राज्यसभा हैं राजस्थान से, अशोक गहलोत ने उन्हें राज्यसभा भेजा है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये बात किसी ने नहीं कही दिल्ली से, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अब दरअसल केरल की जो शिक्षित जनता है उसने इस बात को भी वो नहीं पचा पाई कि केरल में जो वामपंथी हैं उनके सामने तो आप महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं और जो वामपंथी पश्चिम बंगाल में हैं उनसे आपका भरत मिलाप हो रहा है। तो इस बात को समझाने में कांग्रेस पार्टी नाकामयाब रही कि आप केरल जाकर कहते हैं कि वामपंथी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और आप उसी वामपंथी पार्टी से आप पश्चिम बंगाल में समझौता करते हैं। दरअसल इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, उनकी राजनीतिक जिद कहूँ
या उनके ममता से रिश्ते के बारे में जो खटास है उसकी बात करूं, दरअसल सिर्फ एक व्यक्ति की जिद के कारण पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से समझौता नहीं हो पाया, जिसका सीधा असर केरल पे भी पड़ा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी ने 40 से 45 सीट कांग्रेस को ऑफर की थी कि आप हमारे साथ आके चुनाव लड़िए, लेकिन पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने इस बात से मना कर दिया। और वही जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है वही लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी हैं। उनकी जिद के कारण आज बंगाल में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। पिछली बार 44 सीटें थी, आज 0 हैं। तो आप सोचिए कि अगले चुनाव में अगर ममता के पास जाके कहेंगे आपसे अलायंस करना है, तो वो कहेंगे आपकी 0 सीटें हैं, आप 10 सीट ले लीजिए। यानी आप 40-45 से घटकर अगले 5 सालों में अलायंस के साथ जाएंगे तो आप 10 सीटों पर आ जाएंगे। ये कहानी हुई पश्चिम बंगाल की, और जिसका असर केरल पे भी पड़ा। अब आगे देखिए, अब असम क्यों हारे। असम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने खूब प्रचार किया, क्योंकि वहाँ के जो महासचिव प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह, उनकी गांधी परिवार से काफ़ी नज़दीकी हैं, इसीलिए उनको समय भी दिया गया। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व को आश्वस्त किया गया था कि हम असम में सरकार बनाएंगे, और 2 मई से पहले वहाँ के महासचिव प्रभारी जितेंद्र सिंह ने सोनिया गांधी को यहाँ तक कह दिया था कि आप जो पार्टी के बड़े वकील हैं उनको बोल दीजिए वो बदमाशी कर सकते हैं, यानी गवर्नर जो है बीजेपी जो बदमाशी कर सकते हैं, तो ऐसे में हमें बड़े वकीलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सोनिया गांधी ने बड़े वकीलों को कह भी दिया था। लेकिन 5 साल में पिछली बार 26 सीट आई थी, इस बार सिर्फ 3 सीट बढ़ी और 29 सीटों पर असम में कांग्रेस सिमट गई। देखिए, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि बदरुद्दीन अजमल से समझौता, CAA का मुद्दा और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का ना होना, ये कांग्रेस के लिए भारी पड़ा। अब इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का जो विरोध किया गया वहाँ पे, उसको लेकर भी काफ़ी बातें हुई, क्योंकि लोकल लीडरशिप का चुनाव था, CAA का चुनाव था, और बीजेपी असम के चुनाव को हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करने में काफ़ी हद तक कामयाब रही। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 2 अलायंस हुए, एक असम में बदरुद्दीन से जो अलायंस हुआ वो, और दूसरा बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ जो समझौता हुआ, उसको लेकर भी G23 के नेताओं ने विरोध किया था और ये कहा था कि ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है। लेकिन फिर भी हुआ, जिससे क्या हुआ कि कांग्रेस को बहुसंख्यक हिंदू वोटरों का काफ़ी नुकसान असम में उठाना पड़ा। दरअसल हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पे 2014 से लेकर अब तक मुस्लिम परस्त पार्टी होने का आरोप लगता रहा है। जब 2014 में एंटनी कमेटी बनाई गई जिसने हार की समीक्षा की, एंटनी कमेटी ने भी लिख के दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके ऊपर ये आरोप है कि मुस्लिम परस्त पार्टी है। उसके बावजूद भी पिछले 7 से 8 साल में कांग्रेस पार्टी ने इस टैग को हटाने के लिए कोई काम नहीं किया, इस नैरेटिव को सेट करने के लिए कोई काम नहीं किया। उल्टा फुरफुरा शरीफ से समझौता किया बंगाल में और बदरुद्दीन अजमल से किया असम में, जिससे बहुसंख्यक हिंदू वोट नाराज हो गया और नतीजे आपके सामने हैं। दरअसल जितने ज़्यादातर नेता थे कांग्रेस के असम के, उन्होंने भी इस समझौते का विरोध किया था। और अब बात राहुल गांधी की, जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि कांग्रेस के पास ना अर्जुन है और ना भगवान कृष्ण है, वो इसलिए क्योंकि कोई भी चुनावी हार हुई हो 2014 से लेकर 19 और उसके बाद या उसके बीच में जितने राज्यों की हार हुई, कभी भी राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं या नेताओं के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो कांग्रेसी खुद कहते हैं कि उनके आसपास की जो कोटरी है, एक तो वो वामपंथी विचारधारा से आते हैं, दूसरा वो लोग बहुत छोटे दिल के हैं, वो किसी को भी राहुल गांधी से मिलने नहीं देते, यानी कि इनसिक्योरिटी उनके बीच में रहती है और जिसका खामियाजा बाद में राहुल गांधी को ही भुगतना पड़ता है, जो ये बात अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि जब 1989 में राजीव गांधी हारे तो वो रेल के ज़रिए निकल पड़े थे रेल यात्रा पर, और वो रेल में जब ट्रैवल करते थे तो वहीं पे खड़े होकर भाषण देते थे, ट्रेन चल पड़ती थी, लोग चले जाते थे। ऐसे एक आंदोलन खड़ा किया गया, ऐसे अपने आप को राजीव गांधी ने प्रोजेक्ट किया और खड़ा हुए। उसके बाद 91 में फिर सरकार कांग्रेस की बनी, लेकिन अभी तक किसी भी हार के बाद राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा बनना चाहते हैं, उसके लिए उनको राजनीतिक सलाह और दिशा व नीति की ज़रूरत है। एक ऐसे भगवान कृष्ण की ज़रूरत है जो खुद शस्त्र ना उठाएं, युद्ध भी ना करें और किसी का वध भी ना करें, लेकिन गीता का उपदेश दे सके, चुनावी महाभारत में युद्ध का निर्णय राहुल गांधी के पक्ष में करा सके। एक ऐसे भगवान कृष्ण की आवश्यकता राहुल गांधी को इस वक्त है। और एक आखिरी बात, आज भी गाँव में जब किसी के यहाँ आप जाएंगे, किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के यहाँ, तो आपको पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी,
राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की फ़ोटो आपको ज़रूर मिल जाएगी, वो क्योंकि उनका एक जुड़ाव था। लेकिन कहीं भी आपको राहुल गांधी की फ़ोटो नहीं मिलेगी। इसकी एक बड़ी वजह क्या है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस है ये सोनिया गांधी की कांग्रेस है और राहुल गांधी अपनी कांग्रेस पार्टी बनाने में या उसको तब्दील करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आसपास के इकोसिस्टम को ठीक करें, अपने मन और मकान और दफ्तर के दरवाजे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए खोल दें, तब जाके और एक यात्रा जो बार बार कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि उनको एक भारत की यात्रा पे निकलना चाहिए, लेकिन जब तक वो कांग्रेस के लोगों से मिलेंगे नहीं, उनकी बात सुनेंगे नहीं, अपनी कहेंगे नहीं, जब तक ये संवाद नहीं होगा, तब तक राहुल गांधी देश के नेता बाद में बनेंगे। उन्हें पहले कांग्रेस पार्टी का नेता बनना होगा, अपने घर के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ानी होगी, तब जाके राहुल गांधी पहले पार्टी के नेता बनेंगे, उसके बाद वो देश के नेता बनेंगे। लेकिन उसके लिए मन और मकान के दरवाजे सबसे पहले कार्यकर्ताओं के लिए खोलने होंगे।